नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने बुद्धि की परिभाषाओं के बारे में बात करी थी। आज की जो क्लास रहेगी, ये जो क्लास है, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे किसके बारे में, बुद्धि के बारे में। नेक्स्ट इसमें जो सिद्धांत दिए, किस किस ने सिद्धांत दिए, क्या क्या सिद्धांत दिए, कैसे इन्होंने समझाया कि बुद्धि ये चीज़ होती है, तो सारी चर्चाएं करेंगे। और बुद्धि के बारे में हमने बात करी थी पिछली कक्षाओं में, तो ये तक बात कर ली थी कि बुद्धि की बात करें तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक साहब ने बताया कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है: यांत्रिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। गैरट साहब ने भी कहा कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है। और बुद्धि कौन कौन सी होती है? एक तो होती है मूर्त बुद्धि, एक होती है अमूर्त बुद्धि, और एक होती है कौन सी वाली बुद्धि? एक होती है सामाजिक बुद्धि। यानी कि लगभग लगभग दोनों की बात करें तो एक ही बात है। जैसे उन्होंने यांत्रिक कह दिया तो इन्होंने मूर्त कह दिया है, और यांत्रिक को भी क्या कहते हैं? मूर्ति कहते हैं ना। गामक बुद्धि या गत्यात्मक बुद्धि, एक ही नाम है। ये चर्चाएं हमने पिछली क्लास में कर ली थी। आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे किसके बारे में? चर्चा रहेगी हमारी बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। पहला सिद्धांत कौन आया, फिर कितने सिद्धांत आए, सारी चर्चाएं हम इस टॉपिक में करेंगे। और अपना जो चल रहा क्या है? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान और मनोविज्ञान का टॉपिक है बुद्धि। टॉपिक है कौन सा है? यह है बुद्धि। बुद्धि। अब देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक सिद्धांत आया और सिद्धांत का नाम क्या मिलेगा? तो मिलेगा एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत। इसको मैं एक कारक सिद्धांत कहूं, या इसी को कहा जाता है एक खंड सिद्धांत। एक खंड सिद्धांत, या इसी को कहा जाता है एक तत्व सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत, इसी को कहा जाता है निरंकुशवादी सिद्धांत। निरंकुशवादी सिद्धांत। एक ही सिद्धांत के नाम है ये सारे के सारे, है ना। इस सिद्धांत को प्रतिपादन करने वाले, इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया वो किसने किया? प्रतिपादन। और प्रतिपादन किया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने साहब ने इसका क्या किया था? बुद्धि का प्रथम सिद्धांत आपसे पूछ लेता है कि बुद्धि का प्रथम सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का प्रथम सिद्धांत देने वाले अल्फ्रेड बिने ही हुआ करते थे। तो इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इसके बाद इसका समर्थन किसने किया था? इस बात का समर्थन भी करने वाला कोई ना कोई होगा, तो समर्थन किया था। और समर्थन करने वाले थे भाई साहब, एक तो थे स्टर्न और थे टर्मन साहब। टर्मन साहब, ध्यान रखना। एक बात और यहीं पर चलते चलते कर लेते हैं कि अल्फ्रेड बिने साहब को बुद्धि मापन का जनक भी कहा जाता है। बुद्धि बुद्धि मापन का जनक किसको कहा जाता है? तो ये अल्फ्रेड बिने साहब को ही कहा जाता है। बुद्धि का प्रथम सिद्धांत देने वाले कौन है? अल्फ्रेड बिने साहब है। इन्होंने सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बात करी थी? तो इस सिद्धांत में इन्होंने चर्चा करी थी। चर्चा क्या करी थी? तो ये चर्चा करी थी, देखिए, इन्होंने कहा कि जो एक तत्व है, ये जो तत्व है या ये खंड जो है, एक तत्व सिद्धांत, इसमें कहा क्या था? तो इसमें कहा था कि भाई साहब देखिए, जो बुद्धि होती है उसमें एक ही तत्व होता है। बुद्धि जो है अविभाज्य इकाई है। बुद्धि कैसी है? बुद्धि अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य अविभाज्य इकाई है। जब ये अविभाज्य इकाई है तो इसका मतलब ये है कि इसके हम क्या नहीं कर सकते? खंड नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। सब में बुद्धि समान होती है। इनका कहना तो ये था कि बुद्धि सब में कैसी होती है? समान होती है ना। तो अविभाज्य इकाई है। इन्होंने ये बात कही। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई साहब, ये जो बुद्धि है, प्रत्येक जो आदमी में वो समान तो होती ही होती है, लेकिन ये बुद्धि ही है जो सारे शरीर के सारी क्रियाओं को जो नियंत्रित करती है, वो कौन करती है? बुद्धि करती है। इस बात को कहने वाले कौन हुआ करते थे? जॉनसन साहब। जॉनसन साहब ने एक बात कही कि देखिए भाई साहब, जॉनसन साहब कह रहे हैं इस बात को, बुद्धि बुद्धि सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। क्रियाओं को नियंत्रित करती है। नियंत्रित करती है। जबकि
बुद्धि को कोई नियंत्रित नहीं करता, बुद्धि को कोई नियंत्रित नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता। अब इसका खंडन हुआ, इसका क्या शुरू हुआ, खंडन शुरू हुआ। देखिए भाई, आलोचना इसकी होती है किस प्रकार से होती है कि यदि ऐसा होता कि बुद्धि सब में समान होती या फिर बुद्धि समान होती तो क्या होता कि एक बालक जो गणित में होशियार है वो सामाजिक विज्ञान में भी होशियार होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो होशियार सामाजिक विज्ञान में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यदि होशियार एक विषय में है तो सब विषय में होशियार होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी विषयों में बालक एक समान होशियार नहीं हो सकता। इस वजह से इसकी आलोचना होती है और आलोचना हो जाती है इसकी, और फिर एक नए सिद्धांत का जन्म होता है, आलोचना। आलोचना, एक गणित का बालक, गणित में होशियार बालक, होशियार बालक जरूरी नहीं है कि वह विज्ञान में भी होशियार हो, कि वह विज्ञान में भी होशियार हो, में भी होशियार हो। यदि एक सब्जेक्ट में होशियार है तो उसका दूसरे सब्जेक्ट में भी होशियार होना जरूरी था। किसके अनुसार, इन अल्फ्रेड बिने के अनुसार। इन्होंने कहा था कि बुद्धि सब में क्या होती है, समान होती है। तो बुद्धि जब समान होती है तो फिर सब्जेक्ट में भी समान होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो नहीं होता है तो इसकी क्या हो जाती है, आलोचना हो जाती है और नए सिद्धांत का जन्म होता है। स्पीयरमैन साहब आते हैं, ब्रिटेन से, उन्होंने कहा कि भाई साहब जो बुद्धि होती है ना, बुद्धि की बात करें तो बुद्धि में दो तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं, दो तत्व होते हैं। इस एक तत्व सिद्धांत को प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन सिद्धांत, प्राचीन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये साहब आपकी अल्फ्रेड बिने की बात रही। इसके बाद में फिर क्या हुआ, इसके बाद में चर्चा करूं तो देखिए, इसके बाद में एक नया सिद्धांत आया, दो तत्व का सिद्धांत। किसका आया, दो तत्व का सिद्धांत। दो तत्व का सिद्धांत, दो तत्व का सिद्धांत। अच्छा, दो तत्व का सिद्धांत कहूं मैं इसको, दो खंड का सिद्धांत कहूं इसको, दो खंड का सिद्धांत, या इसी को मैं कहूं दो कारक का सिद्धांत, दो कारक का सिद्धांत। बुद्धि का दो तत्व का सिद्धांत, दो खंड का सिद्धांत, दो कारक का सिद्धांत, है ना, दो तत्व का सिद्धांत। अब ये जो देने वाले थे, इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, इसका प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन किया था चार्ल्स स्पीयरमैन। चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने किया। ब्रिटेन के हुआ करते थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन, ब्रिटेन। इन्होंने इसका क्या किया, इन्होंने, चार्ल्स स्पीयरमैन साहब ने ये सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को चार्ल्स स्पीयरमैन साहब ने 1904 में दिया था, यानी कि 1904 में दिया था। इसके बाद में इन्होंने उसमें संशोधन किया 1911 ईस्वी में। ये भी आपको साथ साथ याद रखना है, बात कर लूंगा कि इन्होंने ये सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या कहा कि देखिए, बुद्धि में दो कारक होते हैं। बुद्धि में क्या होते हैं, बुद्धि दो कारकों से बनती है, दो कारकों से बनती है, कारकों से बनती है, या बुद्धि में दो कारक होते हैं। एक कारक बताया इन्होंने, सामान्य कारक। कौन सा कारक बताया, सामान्य कारक। ठीक है साहब, मान लिया हमने। दूसरा होता है विशिष्ट कारक। दूसरा कौन सा होता है, विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक। अब इन्होंने नाम भी दिया, इसका नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसका, इसका नाम दिया इसने जनरल फैक्टर, जनरल फैक्टर, है ना। इधर से इसका नाम दिया स्पेसिफिक फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर। ये दो नाम दे दिए इन्होंने। ठीक है साहब,
और फिर इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, जो बुद्धि होती है उसमें दोनों कारकों की क्या होती है, महती भूमिका होती है। इसका नाम दे दिया इसने जी फैक्टर, जी एफ, और इसका नाम दे दिया इसने एस एफ, स्पेशल फैक्टर, और क्या हो गया, जनरल फैक्टर। इसी से इसने क्या किया, इनको इंगित किया है। देखिए आगे चलते हैं, अगली चर्चा क्या रही इसी में। इन्होंने कहा कि भाई साहब एक तो होता है कौन सा, जनरल फैक्टर जी एफ, एक होता है कौन सा, स्पेसिफिक फैक्टर एस एफ। अब जनरल फैक्टर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो बालक होता है, ये सामान्य कारक जो होता है, लिख देता हूं इधर, सामान्य कारक, सामान्य कारक, और ये है क्या, विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक। अब इसकी बात करें तो इन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये अर्जित होता है, सॉरी जन्मजात होता है। ये कैसा होता है, जन्मजात होता है, ये जन्मजात है। ये कैसा है फिर, ये अर्जित है। ये कैसा है, अर्जित है। ऐसे कहा इन्होंने। देखिए ये है जी कारक, कौन सा कारक है ये, जी फैक्टर, जी फैक्टर है। अब इसमें जो आपने कुछ बाहर से सीखने का प्रयास किया है और आप जिसमें ज्यादा निपुण हो जाते हैं किसी स्पेशल में, तो इसको कहा क्या कहा गया है, इन्होंने इसको श्रेय दिया है किसको, स्पेशल फैक्टर को। आप किसी काम में, जैसे आप खूब सभी पहलवानी भी करते हैं, आप दौड़ते भी हैं, आप कोई गेम और भी खेलते हैं, लेकिन आपको किसी एक स्पेशल में ले जाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, वो इसका जाता है, विशिष्ट कारक का। जैसे आप पहलवानी में आगे हो गए, मतलब पहलवानी में ज्यादा प्रसिद्ध हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, वो विशिष्ट कारक की वजह से हो रहे हैं। या फिर आप ज्यादा दौड़ने की बात कर रहे हैं तो दौड़ने में स्पेशल हो गए आप, तो किसके कारण हो रहे हैं, वो आप विशिष्ट कारक के कारण हो रहे हैं। पहलवानी आपके अंदर एक क्या हो सकती है, हो सकता है कि आपके अंदर जन्मजात हो, आपके पिता दादा उन्होंने पहलवानी की हो कभी, फिर वो फैक्टर आपके अंदर आ जाता है, तो उसको हम वो जन्मजात बोलेंगे। लेकिन एक किसी पर्टिकुलर में चला जाना, उसको क्या बोलते हैं, विशिष्ट बोलते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दिया क्या, एस एफ, एस एफ, एस और एफ, एस और क्या, एफ, इस प्रकार से इन्होंने नाम दे दिए। अब ये जन्मजात होता है। दूसरी बात करते हैं कि सामान्य कारक पर किसका फर्क नहीं पड़ता है। सामान्य कारक जो होता है जन्मजात होता है, इस पर फर्क नहीं पड़ता है किसका, प्रशिक्षण का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है प्रशिक्षण। इधर से बात करते हैं कि ये जो होता है, ये जो जनरल फैक्टर जो होता है, इसका जो प्रभाव होता है वो कितना होता है, 90% प्रभाव होता है। कितना प्रभाव होता है, 95% प्रभाव होता है। ये जो विशिष्ट कारक है, इस पर किसका प्रभाव पड़ता है, इस पर प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। प्रशिक्षण का क्या पड़ता है, प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता है। और ये योग्यता का 5% श्रेय रखता है, श्रेय रखता है। जिसमें आपने योग्यता हासिल करी है उसमें प्रशिक्षण की वजह से हुआ है, और ये कितना श्रेय देता है, 5% श्रेय इसका रहता है। लेकिन इसका कितना श्रेय रहता है, 95% इसका श्रेय रहता है। इस प्रकार से इन्होंने बात करी। लेकिन 1911 ईस्वी में इन्होंने अपने ही सिद्धांत में परिवर्तन किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें एक कारक और जोड़ना पड़ेगा, और एक कारक जोड़ दिया इन्होंने, कौन सा, सामूहिक कारक। दो कारक तो इन्होंने दे ही दिए थे, एक तीसरा कारक और जोड़ दिया, और तीसरा कारक कौन सा जोड़ दिया, तो तीसरा कारक जोड़ दिया इन्होंने सामूहिक कारक। संशोधन किया इन्होंने, क्या किया, संशोधन। और संशोधन किया इन्होंने 1911 में, 1911 में। और इन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब, इस तरीके से होता है। ये एक तो ये हो गया, एक कारक ये हो गया, यानी कि ये कौन सा कारक है, ये जी फैक्टर है। कौन सा फैक्टर है, जी फैक्टर है। ये एस फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, एस फैक्टर है। लेकिन यहां पर जो ये जगह बची हुई है, इसमें उन्होंने एक नाम दे दिया, और इसका नाम दे दिया कौन सा, जी एस फैक्टर, है ना। जनरल और सामान्य, यानी कि सामान्य और विशिष्ट, सॉरी जनरल और सामान्य, विशिष्ट और सामान्य फैक्टर का नाम दे दिया, है ना। तो इसी को कह दिया इन्होंने सामूहिक कारक, सामूहिक
कारक, ये नाम दे दिया। अब इनके अनुसार बात करें तो अब कितने कारक हो गए? 3 कारक हो गए, है ना। इसी को कहते हैं त्रिकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत। और त्रिकारक सिद्धांत देने वाले कौन है? त्रिकारक सिद्धांत देने वाले भी यही हैं। कौन है? स्पीयरमैन साहब, स्पीयरमैन, स्पीयरमैन इन्होंने दिया, है ना। 3 कारक कौन कौन से बताए? नंबर 1 तो सामान्य कारक, सामान्य कारक। एक बताया इन्होंने विशिष्ट कारक, विशिष्ट कारक। और एक कारक बताया इन्होंने कौन सा? सामूहिक कारक, सामूहिक कारक। अपनी ही बात को इन्होंने बदला, 1 2 और कितने? 3। 3 कारक का सिद्धांत कहूं, 3 खंड का सिद्धांत कहूं, 3 तत्व का सिद्धांत कहूं या त्रिकारक सिद्धांत कहूं, इसको बात एक ही है। बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत देने वाले कौन है? स्पीयरमैन साहब है। बुद्धि की चर्चा चल रही है, कॉमन सेंस है, लगाना पड़ेगा। तो त्रिकारक सिद्धांत सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत हुआ। इसके बाद में एक सिद्धांत आता है, बड़ा अच्छा सिद्धांत रहा है और उसको कई एग्जामों में बार बार पूछा भी जाता है। उसकी भी बात करूं, एक सिद्धांत आता है, कौन सा वाला आता है? देखिए, त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि का, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत। ठीक साहब। इसी को कहा जाता है 3D, 3D थ्योरी, 3D थ्योरी, है ना। इसी को कहा जाता है त्रिविमीय सिद्धांत। बुद्धि का, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत। इसी को कहा जाता है बुद्धि का ईंट का सिद्धांत, ईंट का सिद्धांत। या इसी को कहा जाता है विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत, उत्पाद का सिद्धांत। कंटेंट, कंटेंट ऑपरेशन और प्रोडक्ट का सिद्धांत, प्रोडक्ट का सिद्धांत थ्योरी। आपसे पूछेगा कि भाई साहब इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे, है ना। इस सिद्धांत को देने वाले कौन थे? तो सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे तो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं और प्रतिपादक का नाम मिलेगा जे पी गिलफोर्ड, जे पी गिलफोर्ड साहब। सोवियत संघ, रूस, रूस। ये वैज्ञानिक हुआ करते थे, जेपी गिलफोर्ड साहब। इन्होंने क्या किया? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत ये दिया। मतलब 3 विमाएं होती हैं इसमें। जिस प्रकार से हम बात करते हैं क्यूब की, घन की बात करते हैं, तो घन में जिस प्रकार से विमाएं होती हैं उसी प्रकार से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, उसी प्रकार से, इसका कहने का तात्पर्य यह है, उसी प्रकार से इसमें कितनी विमाएं होती हैं? 3 विमाएं होती हैं। बड़ा शानदार सिद्धांत है, एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं। इन्होंने कहा कि भाई साहब ये जो सिद्धांत, पहली बात तो इन्होंने रिसर्च करी, इन्होंने रिसर्च करी। और रिसर्च कब से कब तक करी? रिसर्च करी इन्होंने भाई साहब 1954 टू 1966 तक तो रिसर्च करी इन्होंने। रिसर्च करने के बाद में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिद्धांत दिया कब था? तो सिद्धांत दिया, और सिद्धांत दिया इन्होंने 1967 में, 1967 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने खंड बताए बुद्धि के, कि बुद्धि के कितने खंड हो सकते हैं। तो
देखिए किस प्रकार से है, बात करूं। इसके बाद में इन्होंने कहा कि भाई साहब देखिए कि एक तो होती है जो बुद्धि होती है वो इस प्रकार से होती है, ये तो हो गई बुद्धि। बुद्धि सबसे पहले इसके अंदर जो एंट्रेंस करेगी वो करेगी संक्रिया, सॉरी विषय वस्तु। क्या करेगी? विषय वस्तु। विषय वस्तु। अब विषय वस्तु जैसे ही हम देखेंगे सुनेंगे, है ना, हमारे संपर्क में आएगी विषय वस्तु, तो हम हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या करेगा? संक्रिया करेगा। बुद्धि जो है वो क्या करेगी? संक्रिया करेगी। तो बुद्धि के अंदर क्या होगी? संक्रिया, सोच विचार, मतलब इसका संक्रिया का मतलब है संक्रिया। संक्रिया क्या करेगी? बुद्धि संक्रिया करेगी। और संक्रिया करने के बाद में फिर हमें क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्पाद। जो भी है, जैसे मैं आपसे नाम ले देता हूँ ताजमहल, तो आपका दिमाग एकदम से गया, तुरंत पहुंच गए आगरा, और आगरा पहुंच करके आपने ताजमहल का अपने दिमाग में स्ट्रक्चर कभी ना कभी देखा होगा। डायरेक्ट नहीं देखा होगा कोई बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने फिल्मों में देखा होगा, हो सकता है कि आपने कोई तस्वीर देख ली हो किसी भी प्रकार से, तो वो आपके दिमाग में आएगी, ताजमहल वाली तस्वीर आ जाएगी, है ना। शब्द मिला, सुना हमने ताजमहल, जैसे हमारे दिमाग में पहुंचा, बुद्धि ने संक्रिया करी, कैसा है वो सारी स्ट्रक्चर अपने माइंड में बन के तैयार हो गई, और एकदम से पता चला, और यानी कि उत्पाद के रूप में आ गया कि ताजमहल आपसे पूछा कहाँ है, तो तुरंत उत्पाद निकल के आ गया, ताजमहल आगरा में आ गया। तो इस तरीके से ये बुद्धि क्या करती है, पहले इसके पास विषय वस्तु पहुंचती है, फिर संक्रिया करती है और प्रोडक्ट निकाल करके देती है कि आपको ये, पहले आप क्या करोगे? इनपुट, है ना, और ऑपरेशन होगा, और फिर उसके बाद में प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, आउटपुट आपको प्रोडक्ट के रूप में निकलेगा। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने किया भाई साहब कि ये बुद्धि जो है ठीक है, विषय वस्तु है, सारी चीजें, इसमें क्या क्या मैटर है, तो मैटर इन्होंने बताया कि देखना, एक बार मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूं कि सबसे पहले संक्रिया जो है, नंबर एक, क्या? संक्रिया। संक्रिया में इन्होंने क्या क्या चीजें जोड़ी हैं? संक्रिया में सबसे पहले इन्होंने कहा कि देखिए भाई, सबसे पहले हो सकता है कि चित्रात्मक रूप से हो सकती है, चित्रात्मक, या इसी को आकृत्यात्मक बोलते हैं, आकृत्यात्मक, आकृत्यात्मक। दूसरे नंबर पर हो सकती है कि भाई साहब ये चित्रात्मक हो गया, हो सकता है कि ये कैसी हो? सांकेतिक हो विषय वस्तु, संकेतों पर आधारित हो, सांकेतिक, सांकेतिक हो सकती है। तीसरी बात करूं तो विषय वस्तु और क्या हो सकती है, तो तीसरी बात पर बात करते हैं, तो सांकेतिक के बाद में हो सकती है कि ये कैसी हो? शाब्दिक हो विषय वस्तु, कैसी हो? शाब्दिक हो। इसके बाद में फिर आपसे पूछ लेता है कि और क्या हो सकती है, तो वैसा हो सकता है कि विषय वस्तु व्यवहारिक हो। कैसी हो विषय वस्तु? व्यवहारिक हो। इन्होंने इसमें संशोधन किया। संशोधन कब किया? इसमें इसमें संशोधन किया, और संशोधन करने का टाइम क्या है इनका? 1977, 1977 में इन्होंने संशोधन किया। ये जो संक्रिया, संक्रिया नहीं है, विषय वस्तु है। क्या है? विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु। जो विषय वस्तु है इन रूपों में हो सकती है, और इन रूपों की जो विषय वस्तु तो हमारे हृदय में क्या होगी? संक्रिया होगी। चित्रात्मक है, चित्र बनेगा, आकृति बनेगी। इसके बाद में संकेत, कोई हमें इशारा दिया गया है ना, शाब्दिक रूप से, यानी कि कोई कह करके बात कर रहा है, व्यवहार करके, कोई किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार कर रहा है, तो हमारे हृदय में, बुद्धि में क्या होगी? संक्रिया होगी। इसमें संशोधन किया गया, और संशोधन किया गया 1977 में। और संशोधन की बात करूं तो संशोधन किस प्रकार से किया गया था, तो ये जो आकृत्यात्मक है, जो चित्रात्मक है, इसको दो भागों में तोड़ दिया। नंबर एक, एक तो कह दिया गया दृष्टि, देख करके, कैसे? देख करके, दृष्टि। दूसरा कहा गया कि भाई साहब हो सकता है कि क्या करके? श्रवण करके, सुन करके, श्रवण। दृष्टि या श्रवण, दो शब्द इस जगह से हटा दिए। मतलब पहले चार थे, और इसके बाद में संशोधन के बाद कितने हो गए? अब हो गए ये पांच। कितने हो गए? पांच। विषय वस्तु, विषय वस्तु कितने प्रकार की हो गई? विषय वस्तु के प्रकार हो गए पांच। विषय वस्तु प्रकार वर्तमान में कितने? वर्तमान में है पांच। वर्तमान में कितने हैं? पांच। पूर्व में कितने थे? तो पूर्व में थे पूर्व प्रकार। पूर्व प्रकार कितने प्रकार थे? चार थे। ये याद रखने काम आएंगे इसलिए। इसके बाद में फिर एक इन्होंने कहा कि भाई साहब इसके बाद में क्या होती है, इसके बाद में बात करते हैं संक्रिया। तो संक्रिया कैसे हो सकती है, तो संक्रिया की मैं बात करूं, ये है संक्रिया। संक्रिया, अच्छा, संक्रिया में क्या क्या? नंबर एक,
नंबर एक क्या हो सकता है संक्रिया में? सबसे पहले व्यक्ति के मस्तिष्क में स्मृति धारण, जो स्मृति रखी हुई है ना, पहले से जिस विषय में वो जानता है, तो स्मृति धारण हो सकती है संक्रिया के रूप में। स्मृति धारण, आपने कोई विषय वस्तु देखी और तुरंत उसको देख करके आप समझ गए। जैसे कोई गाड़ी आई तो आपने देखा गाड़ी को कि ये तो फलाना नंबर की गाड़ी है, हो सकता है कि ये तो इस मॉडल की गाड़ी है, आप उसके बारे में बता दें क्योंकि आपने उसको देखा। यदि नहीं देखा है तो आप देख करके संज्ञान ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? संज्ञान। दूसरी भी क्या हो सकती है संक्रिया? संज्ञान, ज्ञान प्राप्त किया आपने। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप ज्ञान प्राप्त करके संक्रिया कर सकते हैं। आज आपने ज्ञान प्राप्त किया, कुछ दिनों बाद वो आपके सामने वस्तु आई और फिर आपने उस वस्तु के बारे में एक्सप्लेन किया, उसको संज्ञान बोलते हैं। और उसमें जो आपने स्मृति रखी है उसको संधारण बोलते हैं, स्मृति संधारण। इसके बाद में तीसरी बात करते हैं, और तीसरा क्या आ गया? तो आप उस विषय वस्तु के बारे में क्या कर सकते हैं? आप अभिसारी चिंतन करेंगे। क्या करेंगे? अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन, ये भी आप कर सकते हैं, है ना। विषय वस्तु के बारे में एकाग्र होकर के सोचना, है ना, केंद्र की तरफ सोचना, तो क्या कहलाता है? ये अभिसारी चिंतन कहलाता है। तीसरा, चौथा बात करूं तो क्या आप किस तरीके से सोच सकते हैं? अपसारी चिंतन, है ना, अपसारी चिंतन, ये भी आप कर सकते हैं। अपसारी चिंतन ये भी संक्रिया का एक भाग है। अपसारी चिंतन, यदि आप फिर भी बात नहीं बन रही, आगे और जाना चाहते हैं, तो 5वें नंबर पर क्या हो सकता है? तो मूल्यांकन कर सकते हैं आप विषय वस्तु। क्या कर सकते हैं? मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके बाद में ये मूल्यांकन हो गया, और फिर आप 6वें नंबर पर और क्या कर सकते हैं? तो आप कर सकते हैं, पहले आपने स्मृति धारण किया, और हो सकता है कि स्मृति धारण की बजाय आप स्मृति अभिलेख पर ज्यादा गौर करें, यानी कि आपने जो स्मृति को पहले लिखा है समझा है, फिर उसको याद रखने के लिए आप क्या करें? उसको लिखें। तो जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो रटने के लिए क्या करते हैं? वो रटने के लिए लिख लिख करके, बार बार लिख लिख करके प्रयास करते हैं और फिर वो सीखते हैं। तो इस प्रकार से इसको क्या कह सकते हैं? स्मृति, स्मृति अभिलेख, स्मृति अभिलेख, अभिलेख। ये भी पहले नहीं था, 1977 में ये बड़ा है ना, संशोधन हुआ, संशोधन, संशोधन, और संशोधन 1977 में, और इसको बढ़ा दिया गया, 6वें वाले नंबर को बढ़ा दिया गया। किसको बढ़ाया गया? को बढ़ा दिया गया। अब आपसे पूछता है इसके बाद और क्या? इसके बाद में उत्पाद और मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्पाद मिलेगा, उत्पाद। उत्पाद तीसरे नंबर की बात है, यानी कि पहला विषय वस्तु हो गया, दूसरा संक्रिया हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? उत्पाद। तो उत्पाद में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? नंबर एक, हो सकता है कि उत्पाद आपको इकाई के रूप में मिले। किसके रूप में मिले? इकाई के रूप में मिले। इकाई हो सकता है, उत्पाद आपके लिए वर्ग के रूप में मिले। किसके रूप में मिले? वर्ग के रूप में मिले। हो सकता है उत्पाद आपके लिए संबंध के रूप में मिले। किसके रूप में मिले? संबंध के रूप में मिले। और हो सकता है उत्पाद आपके लिए किसके रूप में मिल दे? हो सकता है उत्पाद आपके लिए पद्धति के रूप में मिले, कोई एक विशेष पद्धति हो उसके रूप में मिले, या प्रणाली, पद्धति या प्रणाली के रूप में मिल सकता है। इसके बाद में और उत्पाद किसके रूप में मिल सकता है? तो उत्पाद आपको प्रत्यावर्तन या रूपांतरण के रूप में मिल सकता है। प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, परिवर्तन, प्रत्यावर्तन या रूपांतरण, इसके रूप में मिल सकता है। और इसके बाद में एक अंतिम और मिल सकता है, वो अनुप्रयोग या प्रयोग, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग या प्रयोग, एक ही बात है। इसके रूप में आपको क्या मिल सकता है? उत्पाद मिल सकता है। अब यहां पर कितने? 6, यहां पर भी कितने? 6, और यहां पर कितने? 5। तो पहले मैं पूर्व कंडीशन की बात कर लेता हूं, और पूर्व कंडीशन की बात करूंगा, पहले मैं इसका एक डायग्राम बनाता हूं। उस डायग्राम से आपको समझने का प्रयास करना है, किस प्रकार से संक्रिया होगी, किस प्रकार से उत्पाद तैयार होगा, किस प्रकार से विषय वस्तु अपने मस्तिष्क में आएगी, और बुद्धि उसका क्या करेगी? चिंतन करके, और फिर आपको संक्रिया करेगी, संक्रिया के बाद उत्पाद देगी, है ना। देखिए, ये एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये डायग्राम कैसे है देखना जरा।
ये इस प्रकार से है। इन्होंने क्या करना, इन्होंने किया ये, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो इधर 1 2 3 4 इस प्रकार से। इसमें भी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस प्रकार से। ये जो हमने ईट मॉडल कहा था, जो ईट मॉडल आपसे कहा था, वो मॉडल बनके तैयार हुआ, या मैं इसको 3 डायमेंशनल बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या इसको मैं त्रिविमीय बोल सकता हूं कि यानी कि 3 तरीके से बुद्धि सोचती है, विचार करती है। कैसे कैसे, पहले क्या करेगी, विषय वस्तु को प्राप्त करेगी, फिर उसके प्रति संक्रिया करेगी, और फिर क्या निकाल के देगी, उत्पाद। तो वही ये डायग्राम बनाया है जेपी गिलफोर्ड साहब ने। क्या कहा है कि देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं इधर 1 2 3 4 5, तो यहां पर संक्रिया की बात कर लूं, इसकी बात कर, संक्रिया से पहले विषय वस्तु की बात कर लूं। यह है विषय वस्तु, विषय वस्तु, विषय वस्तु नंबर 1। सबसे पहले मैंने विषय वस्तु के बारे में कहा था कि भाई साहब, विषय वस्तु एक तो किसके रूप में हो सकती है, दृश्य के रूप में हो सकती है। दूसरी बात करूं तो विषय वस्तु किसके रूप में हो सकती है, तो विषय वस्तु हो सकती है भाई साहब आपके श्रवण, किसके रूप में हो सकती है, श्रवण। तीसरे मैंने कहा कि सांकेतिक हो सकती है, कैसी, सांकेतिक। चौथे मैंने कहा हो सकती है कि ये शाब्दिक हो, विषय वस्तु कैसी हो सकती है, शाब्दिक हो सकती है। फिर मैंने कहा कि विषय वस्तु कैसे हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है। विषय वस्तु कैसे हो सकती है, व्यवहारिक हो सकती है। विषय वस्तु नंबर 1 हमने बात करी, तो इसके पांचों के पांचों आज गए। इसके बाद में आपसे मैंने कहा कि भाई साहब, हो सकता है कि ये बात कर रहा हो किसके बारे में, तो ये बात कर रहा हो किसके बारे में, ये संक्रिया के बारे में बात करें, किसके बारे में, संक्रिया के बारे में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर संक्रिया, ये वाले पोर्शन पे संक्रिया। संक्रिया, संक्रिया में कौन कौन से, नंबर 1, सबसे पहले संक्रिया की बात करूं तो संक्रिया क्या हो सकती है, तो मैंने आपको बताया स्मृति धारण, स्मृति धारण, स्मृति धारण। दूसरी क्या हो सकती है, तो दूसरी मैंने बताया आपके लिए संज्ञान, संज्ञान। तीसरा क्या हो सकती है, तीसरा बताया मैंने आपके लिए कि भाई साहब यहां पर क्या हो सकता है, चिंतन, और चिंतन कैसा, अपसारी चिंतन, अभी अभिसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। फिर मैंने आपको बताया अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन। फिर मैंने आपको बताया मूल्यांकन, मूल्यांकन। और फिर बताया मैंने आपके लिए क्या, मूल्यांकन के बाद में क्या आ गया, सही है, प्रयोग, क्या आ गया, स्मृति अभिलेख, स्मृति अभिलेख। इसके बाद में हमें प्रोडक्ट बन के तैयार होगा, वो कैसे कैसे हो सकता है, इधर लिख रहा हूं उत्पाद, ये है उत्पाद। उत्पाद क्या क्या चीजें प्राप्त हुई उत्पाद के रूप में हमें, देखिए यहां पर सबसे पहले, और सबसे पहले हमें एक प्राप्त होता है उत्पाद के रूप में, इकाई के रूप में, उत्पाद इकाई के रूप में प्राप्त हो सकता है, इकाई, वर्ग, इकाई, वर्ग, या फिर संबंध,
या फिर प्राप्त हो सकता है हमें पद्धति के रूप में, पद्धति या प्रणाली। इसके बाद में रूपांतरण, रूपांतरण, इसके बाद में अनुप्रयोग, अनुप्रयोग। ये इस प्रकार से उन्होंने मॉडल बना के तैयार किया। अब आपसे पूछ लेता है कि भाई इन्होंने बुद्धि के कितने खंड बताए प्रारंभ में। तो प्रारंभ में बुद्धि के खंडों की बात करूं तो प्रारंभ में इन्होंने बुद्धि के खंड दिए हैं जेपी गिलफोर्ड, इसके अनुसार बात कर रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड साहब के अनुसार बात कर रहे हैं, जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने प्रारंभ में क्या किया है ना, प्रारंभिक खंडों की, प्रारंभिक बुद्धि खंड, तो इन्होंने क्या किया भाई साहब, देखो पहले एक में 4 थे, एक में 5 थे और एक में कितने थे, 2 में संशोधन हुआ है। संशोधन वाले बताऊं आपको, तो मैंने कहा विषय वस्तु में संशोधन हुआ, पहले चित्रात्मक या आकृत्यात्मक ही थी, है ना, इसको 2 भागों में तोड़ दिया, दृश्य और किसमें, श्रवण में तोड़ दिया, है ना। इधर से बात करते हैं तो मैंने कहा कि संक्रिया जो है उसमें अब स्मृति अभिलेख जोड़ दिया, तो पहले इसमें कितने थे 5, इसमें कितने 6 के 6 है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है ना। अब यहाँ पर ये कितने खंड बन रहे हैं जरा देखना, 20, 4 5 20, 20 गुणा 6 करेंगे 6 दूने 12, 120, 120 खंड थे। कितने खंड थे, 120 प्रारंभ में। अब इन्होंने संशोधन किया और संशोधन के बाद में खंडों की संख्या कितनी आ गई, तो संशोधन के बाद की बात करें तो संशोधन के बाद, संशोधन, संशोधन, संशोधन के बाद, संशोधन के बाद तो इसमें कितने हो गए 6, इसमें कितने हो गए 6 और उत्पाद में कितने 5, तो 6 5 30, 30 गुणा 6 180, 180 खंड हो गए। बुद्धि के कितने खंड हो गए, 180 खंड हो गए। इसी प्रकार से जेपी गिलफोर्ड साहब ने बात करी थी। मैंने 3 सिद्धांतों की बात करी। मैंने पहला सिद्धांत बताया था एक खंड सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत या अविभाज्य इकाई का सिद्धांत। इसके बाद में दूसरा जो पहला वाला सिद्धांत जो दिया था एक खंड का सिद्धांत है, वो अल्फ्रेड बिने साहब ने दिया था, बुद्धि का प्रथम सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दूसरा सिद्धांत मैंने बताया स्पीयरमैन साहब ने दिया था और 2 खंड का सिद्धांत दिया था, और उन्होंने अपने उसमें संशोधन किया और 1911 ईस्वी में संशोधन करके उन्होंने दिया कौन सा सिद्धांत, उन्होंने खंड का सिद्धांत या त्रिकारक का सिद्धांत दिया। इसके बाद में तीसरा सिद्धांत हमने पढ़ा, और तीसरा सिद्धांत कौन सा पढ़ा है, ये पढ़ा है हमने बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या 3D सिद्धांत, एक ही बात है ना, या फिर कह सकते हैं इसको विषय वस्तु संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत या ईंट का सिद्धांत, ये इसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने 3 सिद्धांत करे। अगले वीडियो में, अगली क्लास में अगले सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, बुद्धि के एक एक सिद्धांत को व्यवस्थित तरीके से करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, धन्यवाद।